सेकंड चैप्टर पर, उसमें से पहला टॉपिक हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फिजिक्स में हम जितनी भी चीजों का नाम फेस करते हैं, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, और कुछ बताओ जो फिजिक्स के कुछ वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हो, कभी सुने हो 7th 8th 9th 10th क्लास में। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। फोर्स, वेरी गुड, फोर्स, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर, वेरी गुड। मोमेंटम, मोमेंटम, और भी बोलो। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज तो साइंटिस्ट का नाम है। कंसेप्ट्स, मतलब फिजिक्स की टर्म्स क्या क्या पढ़ी हैं हमने? एनर्जी, एनर्जी, वेरी गुड। वर्क, फिर एनर्जी की वेरियस टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी, राइट। और कुछ? यस सर। थोड़ा और सोचो, और सोचो, कुछ और कभी पढ़ा हो। अब प्रेशर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया काउंट हुआ ना, एरिया भी फिजिक्स की एक क्वांटिटी हो गई। तो ये जितनी भी चीजें, जो भी आपने नाम बोले हैं 5-10 के करीब, और लगभग 100 के करीब और वैल्यूज हैं, इन सभी को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इनके अंदर मेनली मास, लेंथ एंड टाइम, ये चीजें बार बार रिपीट होती है। मास, लेंथ एंड टाइम, इन्हीं का रिपीटिशन होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मास हाउ मेनी टाइम्स, लेंथ हाउ मेनी टाइम्स, एंड टाइम कितनी बार आ रहा है, ये देखने के लिए हम जो फॉर्मूला बनाते हैं हम उसे कहते हैं डायमेंशंस। तो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वांटिटीज को लेकर उनकी डायमेंशंस को डिराइव करते करते आगे कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे। तो आज की पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को साथ में नोट कुछ भी नहीं करना है, पूरी की पूरी क्लास आपको अपलोड हुई हुई मिल जाएगी। अगर नोट करना है तो वहां से करना, और कुछ नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। एक जना हाँ बोल दिया करो। ओके सर। इससे लगता है ना क्लास चल रही है। डायमेंशंस, जो अभी तक आपने जो 5-7 नाम लिए थे उनमें सबसे जो आसान क्वांटिटी थी वो थी हमारी शायद वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अगर हम यस सर। डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो यहाँ स्पीड, यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे। अगर हम ये डिस्टेंस लिखते हैं तो यहाँ पर स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस एक लेंथ होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर एल टी माइनस 1। हम इसको अगर कंप्लीट फार्मूला लिखें तो हम इसको लिखेंगे L1 T माइनस 1। और क्योंकि हमने शुरू में ये बोला कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम तीनों आएंगे, और इसमें मास नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको अगर एब्सोल्यूट फार्मूला लिखें तो वो हो जाएगा m, इसमें है ही नहीं, m रेज टू पावर 0, L1 T माइनस 1। टोटल फार्मूला तो ये है, बट आपको जो वेलोसिटी की डायमेंशंस याद करनी है, रटनी है, वो केवल कौन सी हैं? LT माइनस 1। आगे से जब भी कभी आपसे क्लास में मैं पूछूं, आपके टीचर पूछे वेलोसिटी की डायमेंशन, तो आपने नहीं बोलना M0 L1 T1, नो, आपको सीधा फटाफट बोलना है LT माइनस 1। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, साउंड की कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आपने मुझे साथ में बता देना है। ओके सर। व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये जो शीट जिस पर मैं काम कर रहा हूं, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ में है एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ में है। लेंथ में मैंने बोला 20 सेंटीमीटर, विड्थ में मैंने बोला 10 सेंटीमीटर। डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरी वाई एक्सिस की तरफ है, हमने उसको लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ का नाम दिया। बट विड्थ या ब्रेड्थ भी है तो एक लेंथ ही ना, वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, ये सभी लेंथ की तरह ही ट्रीट होंगे और इनकी डायमेंशन एल ही लिखी जाएगी। ब्रेड्थ की भी एल लिखी जाएगी। तो एरिया की डायमेंशन हो गई L2। आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो,
फिजिक्स में हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको L2 बोलते हैं, और इसका कंप्लीट फार्मूला होगा, इसमें m नहीं है, t नहीं है, m0 L2 T0। नेक्स्ट। सर स्क्रीन से बाहर जा रहा है। हाँ जी, अच्छा बाहर जा रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके। m0 L2 T0। वॉल्यूम बताइए, फटाफट बताइए क्या होता है वॉल्यूम? Length into breadth into h. Breadth into h. Length is length, breadth is also a length, height is also a length। तो एक बॉडी की हाइट 5 मीटर्स है तो ये मीटर्स है ना, 5 मीटर्स, तो ये लेंथ ही है। आप अपने साउंड म्यूट कर दीजिए। क्या रिजल्ट निकला ओवरऑल? L to the power 3, L क्यूब, वी सिंपली से L3। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या रहेगा? L3, मींस 3 टाइम्स इसमें L आ रहा है। कंप्लीट फार्मूला लिखोगे तो m0 L3 T0। किसी को ध्यान है डेंसिटी क्या होती थी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑलरेडी वॉल्यूम की डायमेंशन निकल चुकी है, वी हैव कैलकुलेटेड L3. सो नाउ इट बिकम्स ml-3। क्या मेरे को बार बार कंप्लीट फार्मूला लिखने की जरूरत है? आई होप नो, क्योंकि आप इसमें m के ऊपर 1 लगा देंगे और t के ऊपर पावर 0 कर देंगे, क्योंकि वो उसमें नहीं है। देन एक्सीलरेशन बताइए। Change in velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक बात ध्यान से सुनना, a body was moving at velocity of 2 meter per second, this is v1, later on its velocity became 7 meter per second, what is change in velocity? आप में से कोई भी आंसर दीजिए। 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, अगर आप इसका आंसर 5 देते हैं देन इट इज रॉन्ग, इसका आंसर है 5 मीटर पर सेकंड। और ऊपर देखकर बताना ये मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी ही है। चेंज इन एरिया विल बी एन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम, चेंज इन एनर्जी विल बी एनर्जी। तो अगर कहीं पर चेंज इन समथिंग लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, उसी चीज की डायमेंशन पुट करनी है। चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी की डायमेंशन। अभी ऊपर क्या की थी हमने वेलोसिटी की डायमेंशन? सबसे ऊपर LT-1 डिवाइडेड बाय टाइम, क्या रिजल्ट निकला? LT-2। एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो गई LT-2, वेलोसिटी LT-1, एक्सीलरेशन LT-2। देन कम्स फोर्स। बताइए किसी को फोर्स का फॉर्मूला पता है तो? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन m, एक्सीलरेशन की अभी अभी हमने की थी LT-2। so total is mLT-2। एक मिनट, हाँ जी। कंप्लीट फार्मूला विल बी m1 L1 T-2। इसी सीक्वेंस में आगे चलते चलते वेलोसिटी देन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बाद फोर्स। थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं फोर्स के बाद आना किसको चाहिए? प्रेशर चलेगा। एक और इसका कैंडिडेट था। फोर्स पढ़ाने की इमीडिएटली बाद क्या पढ़ाया जाता है? मोमेंटम। नहीं, मोमेंटम नहीं था। मेरे को लगता है आप बता सकते थे। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये बड़ी माइनर सी चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस लगाने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लगाने से क्या होगा, सारी चीजों की गहराई बड़ी डेप्थ में जाकर हम सब कुछ आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम एक तरह से कहा जाए तो सारे पुराने फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं और उनकी डायमेंशंस बना रहे हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या आई थी अभी? mLT-2 और डिस्टेंस की है L, सो इट इज mL2T-2। आप में से कोई भी डिफाइन कीजिए, डिफाइन एनर्जी। Amount of work done. अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट। यानी कि आप जो भी डेफिनेशन बोलेंगे ना एनर्जी की, उसमें वर्क वर्ड जरूर आएगा।
तो एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो कि वर्क की होती है, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या कोई भी और नाम ले हम, न्यूक्लियर एनर्जी, सभी की डायमेंशन वही होंगी जो कि वर्क की होंगी। एनर्जी की डायमेंशन भी सेम रही जो कि वर्क की थी। अभी एक बच्चे ने फोर्स के बाद बोला था कि प्रेशर ले लो। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। Area. area. फोर्स की Area. डायमेंशन क्या है? m l t minus 2 T minus 2. and area length into length L2. L2। ये न्यूमरेटर में जाएगा, -2 हो जाएगा, l की ऑलरेडी पावर 1 है, कितना बन जाएगा फाइनली? m l minus L 1 minus 1. t minus 2। जब तक तो 4 पॉइंट थी लगता था हम इनको याद कर लेंगे, बट दे आर गोइंग टू बी इन हंड्रेड्स। तो आपको सभी को एक ही दिन याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको आराम से धीरे धीरे रोज 3 4 5 3 4 5 याद करनी है। हाँ, लिख जितनी भी मैक्सिमम सकते हो लिख लेना, अभी बाद में मैं प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगा कि मैं क्या क्या लिखना है। ml -1 t -2 हो गया प्रेशर। अब ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक बोली हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, ये सब तुमने पहले से सुनी हुई थी। मोमेंटम शायद ये भी आप पहले से जानते हैं, बताएगा कोई? व्हाट इज मोमेंटम? एनीबॉडी? Mass into velocity. मास इंटू वेलो, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। और किसी को ये आइडिया है कि मोमेंटम की टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी? फिजिक्स में किस कारण से मोमेंटम का एक वर्ड आया? कहीं हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, फर्स्ट चैप्टर में किसी ने पढ़ा हो, कहीं से सुना हो, नेट पर कहीं पढ़ा हो? मैं बताता हूं आपको। फिजिक्स में ये देखा गया कि बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर, बहुत सारी डेरिवेशंस के अंदर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बार बार अपीयर होता है, हंड्रेड्स नहीं 1000 टाइम्स अपीयर होता है। तो इसलिए बार बार हम ये बोलेंगे, लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हेंस क्वांटिटी ए डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इतना लंबा कहने की जगह हमने उसको एक नया नाम दे दिया, हमने उसको कहा मोमेंटम। सो जहां भी फिजिक्स में हमें मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दिखाई देगा, हम उसको क्या कहा करेंगे? मोमेंटम। आगे ये चीज बार बार रिपीट होगी कई और टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पर होगा चार्ज को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, बार बार ये चीज अपीयर होगी, तो इसको निक नेम दे दिया डायपोल मोमेंट। ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम वापस चलते हैं। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अगर आपको एक स्टोन उड़ता हुआ आता है और वो हिट करता है, चोट लगेगी। अगर उसी स्टोन की स्पीड ज्यादा होती तो आपको चोट ज्यादा लगती। इट मींस किसी भी बॉडी की हिट करने की जो पावर है वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। नाउ हमारे को दो स्टोन्स ने हिट किया, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे थे 5 मीटर पर सेकंड से, पर एक छोटा था एक बड़ा था, एक हल्का था एक भारी था। किससे चोट ज्यादा लगेगी? ऑब्वियसली हैवी वाले से। इट मींस हिट करने की जो स्टोन की कैपेसिटी है वो उसके मास पर भी डिपेंड कर रही है। तो इट मींस किसी भी बॉडी की टोटल मोशन का जो इफेक्ट है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा और मास पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए हमने इस कॉम्बिनेशन को क्या नाम दे दिया? मोमेंटम। मोमेंटम को आप में से कोई बताएगा किस से रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी डी जेड अल्फा बीटा गामा, किस से? P. P। मोमेंटम इज Small p. रिप्रेजेंटेड बाय P, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। कुछ जगहों पर आपको ऐसा भी दिखेगा, अभी घबराना नहीं, हमारा पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है वेक्टर्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि इस साइन का क्या मीनिंग है, कहाँ लगाना है, इससे क्या होता है। फिलहाल आप इसको भूल जाइए। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन तो m ही है और वेलोसिटी की वैरी फर्स्ट lt-1। सो मोमेंटम की क्या आ गई? mlt-1। ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी हुई थी। आप में से कोई मुझे बता सकता है एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल, Arc upon radius. आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क, ये है रेडियस और ये है एंगल थीटा। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क एल अपॉन आर। पर यहाँ आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड होगा, आप में से किसी को पता है इसके साथ जो कंडीशन फिक्स है कि ये फॉर्मूला आप कोई भी एंगल लेकर यूज नहीं कर सकते। कब ये फॉर्मूला यूज होगा, कब ये नहीं यूज होगा?
एनी आइडिया? एक्यूट एंगल्स पे आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप में से कोई कोशिश करें। कुछ ऐसा नहीं होने वाला, को गलत बोल दोगे तो कोई डांट नहीं पड़ेगी। कहीं सुना कि ये फार्मूला हमेशा इस्तेमाल नहीं होगा, इस कंडीशन में होगा, इसमें नहीं होगा? मैं बता देता हूँ, आपको पता होता तो फटाफट बोल ही देते। ये फार्मूला केवल तभी यूज होगा जब एंगल रेडियंस में होगा। आज तक आप एंगल को पढ़ते आए थे डिग्रीज में। जब आप मैथ्स में ट्रिगो पढ़ोगे 11th क्लास में, तो आपको बताया जाएगा कि एंगल को अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है, उसकी यूनिट रेडियंस भी होती है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मैथ्स है ही नहीं? नहीं है, सभी के पास है? Yes, sir. ठीक है, फिर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अदरवाइज मेरी एक वीडियो है, मैं आपको बता दूंगा, उसमें बेसिक सारा बताया गया है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड सो ऑन। चलिए, ये फार्मूला याद रखिएगा, केवल तभी अप्लाई होगा व्हेन द एंगल इज इन रेडियंस। हम इसके डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये आर्क की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 22 सेंटीमीटर। आर्क इज अ लेंथ, डायमेंशन इज एल। रेडियस इज अनदर लेंथ, डायमेंशन इज एल। तो रिजल्ट निकला, इसमें एल की कोई पावर ही नहीं रही। ओवरऑल रिजल्ट निकला m0 l0 t0। एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, आप में से किसी को पता है स्ट्रेस क्या होती है? वो वाली स्ट्रेस नहीं जो हम लोगों को हुई पड़ी है कि अब फिजिक्स में क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या होगा। फिजिक्स में स्ट्रेस क्या होती है? सर जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स डालते हैं तो जो एक्सपीरियंस होता है वो स्ट्रेस होता है। उसे इंटरनल फोर्स जो उसको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ये आपने खुद पढ़ा या स्कूल में बताया गया? स्कूल तो बंद है अभी। हाँ, स्कूल में मीन्स की स्कूल की कोई क्लास चल रही हो, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास, उस पे बताया गया? नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, खुद पढ़ने की तुम्हारे में हैबिट है, बनाए रखना इसको। बाकी बच्चे सुन लें, और इसको भी मैं थोड़ा सा और एडवांस बात में बता देता हूँ। आप मान लो एक रबर बैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो। स्ट्रेच करने के लिए आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ रहा है? ऑप्शंस हैं, वेलोसिटी, लेंथ, मास, फोर्स। इन ऑर्डर टू स्ट्रेच अ रबर बैंड, what out of these we have to apply? Velocity, force, mass, which thing? फोर्स। Force. ऑब्वियसली फोर्स लगानी पड़ रही है। आपके फोर्स लगाने से इस रबर बैंड का स्ट्रक्चर जैसा पहले था वैसा रहा या चेंज हो गया? चेंज। थोड़ा सा चेंज हो गया। आपने उसको खराब कर दिया, आपने उसको डिफॉर्मिटी क्रिएट कर दी उसके अंदर। इसलिए आज के बाद जब भी हम किसी बॉडी पर कोई बाहर से फोर्स लगाएंगे, उसके दो नाम हुआ करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स विच इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। तो हम जो भी फोर्सेस आज तक जिसको फोर्स 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 कहकर बुलाते थे, वो सारी फोर्सेस, थोड़ा और हम डिटेल में चले गए, वो सभी फोर्सेस एक्चुअल में एक्सटर्नल फोर्सेस थी या डिफॉर्मिंग फोर्सेस। राइट? अब रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच कर लिया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, दोनों हाथों से नीचे गिरा दिया, मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ली, एक्सटर्नल फोर्स को हटा लिया। रबर बैंड अपनी पुरानी पोजीशन में वापस चला जाएगा या नहीं? चला जाएगा। चला जाएगा। हम ये मानकर चलना, हमने उसको एक्सेसिव स्ट्रेच नहीं किया कि थोड़ा बहुत चेंज बच जाएगा। वो भी सब हमने आगे स्टडी करना है कि थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, बड़ा स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा। हम ये मान रहे हैं विद इन लिमिट्स हमने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया था, फिर मैंने उसको अपने हाथ से ड्रॉप कर दिया, जब वो नीचे गिरा तो उसने अपनी लेंथ वापस रीगेन कर ली। ठीक है, उसने अपनी पुरानी शेप को रीस्टोर कर लिया। अब जैसे पहले वाली रबड़ की छोटी शेप से लेंथी बनाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए आपने एक फोर्स लगाई थी, सिमिलरली इस रबड़ की स्ट्रेच्ड कंडीशन से वापस पुरानी कंडीशन में जाने के लिए भी ऑब्वियसली एक फोर्स की जरूरत होगी। किसी भी बॉडी में कोई भी चेंज अपने आप नहीं आएगा, आपको बाहर से फोर्स, बाहर से अंदर से कहीं ना कहीं से फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये रबड़ बैंड मेरे हाथ से गिर चुका है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली कोई फोर्स इसको वापस पुरानी पोजीशन में लेकर गई है, तो वो फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल फोर्स।
और क्योंकि उस फोर्स ने इसकी पोजीशन को पुरानी वाली को रिस्टोर किया है, वी कॉल इट restoring force. Now there are two types of forces which we apply. These are called external forces or deforming forces. When we apply deforming force on a body, some internal forces are produced. These are called restoring forces. और restoring force बॉडी को अपनी पुरानी कंडीशन में ले जाने की कोशिश करती है, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं वो उसको अपनी पुरानी कंडीशन में वापस ले जाती है. नाउ देयर आर टू फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल इज आल्सो कॉल्ड डिफॉर्मिंग, इंटरनल इज आल्सो कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स. आज तक हम एक टर्म करते थे फोर्स अपॉन एरिया. वो कौन सी फोर्स होती थी? एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल फोर्स को जब आप एरिया से डिवाइड करोगे यू विल गेट अ टर्म कॉल्ड प्रेशर. और जब इंटरनल फोर्स को आप एरिया से डिवाइड करोगे यू विल गेट इंटरनल प्रेशर. अब ये चीज फिजिक्स में मिलियंस ऑफ टाइम्स बिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आज 100 साल पहले आने वाले 100 इयर्स में लिखेंगे, बोलेंगे, टीचर समझाएंगे. तो बजाय हम बार बार एक टर्म यूज करें इंटरनल प्रेशर इंटरनल प्रेशर इंटरनल प्रेशर, उसकी बजाय इसको एक निक नेम दे दिया गया. हमने इसको क्या कहा? स्ट्रेस. Stress is same thing like pressure. Difference is that pressure is created when external force is divided by area and stress is obtained when internal force is divided by area. आपको ये outlines में ये बात समझ में आई स्ट्रेस की कंसेप्ट? Yes, sir. ठीक है. अब इसमें से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ये इंटरनल फोर्सेस क्यों आई और कहां से आई? इसके बारे में हमारी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में हम बाद में बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी फिलहाल हम इसी पर कंसंट्रेट करते हैं. तो स्ट्रेस हमारी होगी इंटरनल फोर्स, और एक्सटर्नल इंटरनल ये कोई भी समझ लेगा. 8th क्लास का स्टूडेंट भी समझ लेगा, कॉमर्स वाले भी समझ लेंगे. जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं ना कि उनकी लैंग्वेज को कोई पढ़ ना पाए, हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में नए नए नाम बना देते हैं ताकि लगे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं. तो हमने इसको इंटरनल फोर्स ना बोलने की बजाय क्या बोल देना है? रेस्टोरिंग फोर्स. सुनने वाले को लगेगा कि कुछ स्पेशल हो रहा है. रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अच्छा, यहाँ जब मैं हमने वर्ड यूज करूंगा कि हमने यूज करना है रेस्टोरिंग फोर्स, इट डज नॉट मीन मी कि मैं करूंगा और हम 4-5 स्टूडेंट्स करेंगे. फिजिक्स की सभी बुक्स में इसको रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया लिया जाएगा. फोर्स चाहे सिंपली फोर्स हो, रेस्टोरिंग फोर्स हो, डिफॉर्मिंग फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, दिस फोर्स हो, दैट फोर्स हो, है वो फोर्स ही. तो डायमेंशन उसकी फोर्स वाली ही लगेंगी. आप में से कोई बोलना चाहेगा फोर्स की डायमेंशन? MLT -2. MLT -2 अभी अभी हमने डिराइव की थी. डिवाइडेड बाय एरिया इज L2. L2. What is final dimension of stress? M L -1 -2. और आपको याद होगा प्रेशर की भी सेम डायमेंशन आई थी. तो अगर आपसे ये सब ना पूछकर एग्जाम में पूछा जाए राइट टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, तो आपको क्या आंसर देना है? स्ट्रेस एंड Pressure. राइट. नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेन. आप में से कोई बताएगा स्ट्रेन क्या होती है, जिसने पढ़ा हो थोड़ा सा? सर जब फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे और वो स्ट्रेच होती है या पुल होती है तब हम उसे स्ट्रेन बोलते हैं, जब उसको डैमेज आए तब स्ट्रेन क्रिएट होती है. इट इज राइट, बट व्हाट इज स्ट्रेन इन इटसेल्फ? स्ट्रेन होती क्या है? आप में से किसी बच्चे ने डायमेंशनल चैप्टर पहले किया हुआ है, वो थोड़ा सा कोशिश करे बताने की. गलत बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. जब आपका वाइवा होगा ना 30 मार्क्स का फाइनल में, तो अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे. गलत बोलना ठीक नहीं है. कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल जो मैं आता हो वो ठीक बोले, पर अगर आप बिल्कुल खाली चुपचाप बैठे रहेंगे तो आप ये समझ लिया जाएगा कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता. कुछ ना कुछ कोशिश करो बोलने की, अगर आपको कोई आइडिया भी है तो. डिफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है जहाँ तक. ठीक है, चलो. फोर्स से कोई चेंज आए तो फोर्स से Amount कोई of चेंज आएगा तो deformation. वो स्ट्रेन होगी. बट व्हाट इज स्ट्रेन? डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. जब हम एक रबड़ के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मींस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्रेस करेंगे चारों साइड से, तो उसकी लेंथ भी कम होगी, विड्थ भी कम होगी, वॉल्यूम भी कम होगी. अच्छा, मैं इस मीटिंग को 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं. अगर आप एग्जिट कर जाओ